बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के जिसमें IPPs वाले मामले को लेके बहुत सारी बातें जो हैं वो गर्दिश में थी और जिस पे मुतालिबात रखे गए कि IPPs के साथ रिव्यू किया जाए एग्रीमेंट्स के ऊपर। अवैस लगारी साहब ने तो कैटेगोरिकली ये बात कर दी कि IPPs के साथ हम उस नहज पे नहीं करेंगे कि जहां पर हमें रेकोडेक वाला मामला देखना पड़े कि मुआहिदों को मुअत्तल कर दिया जाए और 900 मिलियन हमें हर्जाना अदा करना पड़े। तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर ज़ेर गौर जो चीज़ें हैं नजर सानी उसके ऊपर हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि 2019 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो IPPs के साथ होने वाले मुआहिदों के ऊपर नजरसानी की गई थी। उस वक्त की कुछ मेहरबानी है जिसकी वजह से ये रिलीफ हमें देखना पड़ रहा है। ये अभी रिलीफ है कि IPPs को जो 2100 अरब रुपया अदा हुआ है, ये 2019 में वो मुआहिदे ना होते, डॉलर को वहां पर लॉक ना लगाया जाता तो मौजूदा डॉलर के हिसाब से ये 2100 अरब की बजाय हमें 4000 अरब रुपया अदा करना पड़ता। तो अब वही मुतालिबा हुकूमत वक्त के सामने रखा जा रहा है कि अगर 2009 में या 2019 में वो तमाम तर डील हो सकती थी, नजरसानी हो सकती थी, तो अब क्यों नहीं हो सकती? इस ज़मन के अंदर क्या इकदाम उठाए गए? जमात इस्लामी के जो मुज़ाकरात के नतीजे में जो मुतालिबात रखे गए हैं उस पर हुकूमती वज़रा क्या राय रखते हैं? एक तरफ जमात इस्लामी का धरना जारी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत ना देने की जो वजह डिप्टी कमिश्नर ने अदालत के अंदर बयान की है वो ये कहा कि यहां पर सिफारत खाने मौजूद हैं, 500 के करीब सफरा मौजूद हैं, 5 लाख के करीब रोजाना अफराद की नकलो हमल होती है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां पर इजाजत दे दी तो उन लोगों के बुनियादी हुकूक मजरूह होंगे। ये तौजीहात वहां पर अदालत के अंदर बयान की जा रही हैं। अब इस ज़मन के अंदर हुकूमत वक्त के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? मजमूई मुआशी मंजरनामा और सियासी मंजरनामा कि जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट कर रही है और आने वाले दिनों में अगर वो जाके धरने के अंदर बैठ जाती है तो हुकूमत क्या फिर डायलॉग के जरिए मामलात को आगे बढ़ाएगी या फिर वो क्या ही हाथों से निपटा जाएगा? इस पूरे मंजरनामे पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हाफिज रहमान जो अमीर जमात इस्लामी है उन्होंने मुतालिबात क्या रखे हैं वो ज़रा मुलाहिजा कर लीजिए। पहले दौर में अपने मुतालिबात को वाज़ेह तरीके से पेश कर दिया है कि किसी भी सूरत में हमें ये इजाफी टैक्सेस और IPPs के कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं है। 52% IPPs स्टेट ओन्ड है, तो फिर किसने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से गवर्नमेंट का हाथ रोका है? इन्होंने कहा जी हम मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। फिर यह भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुतालिबात को तूल देते रहें और मुज़ाकरात भी करते रहें और हम यहाँ पर बैठे रहें। उन्होंने कहा जी जो करना है कुछ दिनों के अंदर कीजिए। राना साहब क्या समझते हैं, मुतालिबात जो हैं कितने जैनवन है और हुकूमत की संजीदगी कितनी जैनवन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर, आज आपने 3 बातें की हैं, मैं इन तीनों चीज़ों पे का एक निचोड़ निकाल के आपके आगे रख दूँगा जी। आपने कहा जी PTI को इजाज़त इसलिए जलसे की नहीं मिलती कि उस पर उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी गुजारिशात लिखी हैं कि इतने सफारत खाने हैं, इतने सफ़ीर हैं, इतने लोग वहाँ जाते हैं। बिल्कुल ठीक, 101% ठीक, दुरुस्त होगी बात। क्या जमात इस्लामी के दड़ने से उन लोगों ने सफारत खाने बंद कर दिए? क्या जमात इस्लामी के दड़ने से 5 लाख लोगों की आमदोरफ्त ख़त्म हो गई है? क्या जमात इस्लामी के दड़ने से वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का मसला हो गया? अगर ये है, अगर मसला हो गया है, लोग 5 लाख लोग सफ़र नहीं कर सकते और सफारत खाने बंद हो गए हैं, तो फिर जमात इस्लामी को बैठने की किसने इजाज़त दी? फिर जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात की किसने इजाज़त दी? फिर जमात इस्लामी को उस चौक तक पहुँचने किसने दिया? फिर जमात इस्लामी के काफ़िले जो हैं वो कंटेनर हटाकर वहाँ पर किस तरह चले गए? पहली बात। दूसरी बात, जमात इस्लामी ने कल मुज़ाकरात की इब्तिदा की। अब मुझे बताएं, उस मुज़ाकरात से चंद मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है जिसमें वज़ीर ख़जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यासर साहब याद है जी? अच्छे तरीके से वो क्लियर कर देते हैं कि हमने कोई चीज़ कम नहीं करनी। वो क्लियर कर देते हैं कि हमने IMF की शराइत पे पूरा उतरना है हर सूरत में। लग रहा था दानिस्ता तौर पे की गई। उसके कुछ देर बाद आप आते हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये तो मुझे माजरत से कोई बुरा ना मनाए, तो ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे एक प्री प्लान सारा कुछ हो रहा है। इसलिए कि भाई बिजली का मामला है, वजीर बिजली नहीं है,
टैक्स का मामला है, वजीर खजाना नहीं है। अब मुझे तहत तारक फजल चौधरी साहब ये फैसला करेंगे, अमीर मकाम साहब ये फैसला करेंगे, अताउल्लाह तारड़ साहब ये फैसला करेंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब की बात पर तो इनकार कर दिया था बहुत से लोगों ने कि इन्होंने जो पाबंदी की बात की उस पर तो अभी मशवरा ही नहीं हुआ। अमीर मकाम साहब की बात को कितनी की अहमियत दी जाती है, तारक फजल चौधरी साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी है। बात यह है कि जो मुज़ाकरात करने गए हैं, जिनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं, क्या उन्हें नहीं पता? क्या जमात इस्लामी पहले दिन की जमात है? जमात इस्लामी एक बड़ी अच्छी सुलझी बेहतरीन जमात है, तो क्या वहां पे जाने वालों को इल्म नहीं था कि वजीर खजाना अगर इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो इनके साथ मुज़ाकरात में क्यों नहीं आ सकते? अगर नहीं आ सकते, अगर मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकते, तो इसका मतलब है जनाब कि ना तुसी कुछ करना ना सी करना है। एन जी 4-5-6 दिन खेलते जाइए, एन जी तुसी भी अपना काका बेची जाओ, उसी भी बेची जाइए। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर ये बात समझे, आपको मैं एक तल हकीकत कह रहा हूँ जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बल्कि पाकिस्तान के हर शख्स को पता है, अब लग गई है कि किसी ना किसी को किसी जगह बिठाकर और किसी और सियासी जमात की पोजीशन को कमज़ोर किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आज फिच की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, ऐसा नहीं ना जी? अच्छा, किड्डा चंगे बंदे ने मैं सदके जावा, उन्होंने उस पर वो लिखते हैं कि रेटिंग बड़ी अच्छी हो गई है। ये नहीं बता रहे कि उस पर जो फिक्रा लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ के मुताल्लिक, जिसमें लिखा हुआ है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक हकीकी और बड़ी जमात है और इमरान खान लीडर है, ये नहीं बता रहे कि उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है। ये लफ्ज़ नहीं बता रहे वो, बाकी वो सारा कुछ बता रहे। बात यह है यासर साहब, ये मुज़ाकरात। राना साहब एक सवाल कि जमात इस्लामी को प्रोमिनेंट किया जा रहा है पीटीआई को डोमिनेंट करने के लिए, अगर ये पैचअप हो जाता है तो किसके गले पड़ेगा? नहीं पैचअप होता, नहीं होगा, नहीं होगा, किसी सूरत नहीं, किसी सूरत नहीं होगा। अब आप सवाल कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा यही सवाल। हालांकि मैं पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी के जब नए अमीर आए हाफिज़ नईम साहब, तो मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा मुझे मौलाना मदूदी साहब नज़र आ गए हैं, मुझे उनकी झलक नज़र आ गई है। एक डट जाने वाला, एक खड़ा हो जाने वाला शख्स नज़र आ गया। मुझे सिर्फ 3 चीज़ों की मुझे समझा दें, 3 चीज़ें, कोई और चीज़ नहीं मैं समझना चाहता। कल मुज़ाकरात की जो कमेटी बैठी थी, उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद क्या मुज़ाकरात होते थे? क्या मुज़ाकरात के अंदर कोई एक ऐसा शख्स था हुकूमती तरफ से जो आप मुज़ाकरात लेके जा रहे हैं जो पूरा करने की पोजीशन में हो? कोई एक बता दे मुझे यासर साहब। क्या वो कमिश्नर साहब ने करने थे पूरे? क्या डिप्टी कमिश्नर ने करने थे? वो मुतालबात भाई कौन से मुतालबात हैं? वो जो इंटरनेशनल तौर पर एक मुतालबात है, जो पाकिस्तान के मुतालबात हैं, ये उसी तरह के मुतालबात हैं जो चंद दिन पहले एक एग्रीमेंट हुआ था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राना सनाउल्लाह अता तारड़ साहब ने की थी ना। अच्छा, उस बार मैं सोचा 5-6 होटल बंद हो जाएंगे उनकी खुले ने। तो ये उसके बाद ये चीज़ें इसी तरह हैं। मुझे बता देना, फिर मुझे आप एक बात बता दें, आप जब फैसला कर लें कि इस्लामाबाद की हदूद में किसी ने दाखिल नहीं होना, फैसला कर लें आप, कोई दाखिल हो सकता है? कतई तौर पर तो ये किस तरह दाखिल हो गए? मुझे जवाब दे देना। मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है, ये किस तरह दाखिल हो गए? मैं माजरत से मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे सवाल है, उसका कोई जवाब दे दे। मेरे ये बड़े सिंपल से सवाल है, मुझे उसके कोई जवाब दे दे। आज 3 दिन जब इंतजामिया कहती है कि जनाब हमने 3 दिन के धरने की इजाजत दे दी है, 3 दिन तक ये बैठेंगे, और जब मुज़ाकरात भी करते हैं, क्या इससे पहले ऐसे मुज़ाकरात आपने किसी और पॉलिटिकल जमात से किए हैं? आप कोई और पॉलिटिकल जमात आए तो आप उस पर फौरी तौर पे कटगन लगा देते हैं, आप उस पर इल्जाम लगा देते हैं, आप उसको तन्नौल के मुकाम पर जलसा करने की इजाजत नहीं देते। जो इस्लामाबाद से काफी दूर है, जो सफारतखानों से काफी दूर है, जो वहां पर गुजरगाहों से काफी दूर है, आप वहां पर जलसे की इजाजत नहीं देते। आप फैसलाबाद धोबी घाट में जलसे की इजाजत नहीं देते, आप जो है किसी और जगह पे जलसे की इजाजत नहीं देते, तो आप आराम से लियाकत बाग में जलसे की इजाजत दे रहे हैं। आप रोजाना कहते हैं आप तो लोगों के खाने पीने की अशिया नहीं जाने देते, आप तो वहां पे सब कुछ जाने भी दे रहे हैं।
मुझे तो इन सवालों का जवाब दे दे, जो जवाब दे देगा। क्या इससे तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो जाएगी? नहीं। क्या तहरीक इंसाफ की रेटिंग ख़त्म हो जाएगी? नहीं। क्या तहरीक इंसाफ को इससे ख़त्म किया जा सकेगा? तुम जवाब है नहीं। उसकी वजूहात क्या है? बड़ी क्लियर वजूहात है। और भाई एक सियासी जमात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है। अब उस सियासी जमात के वजूद को मंजूर कर लिया गया है, कबूल कर लिया गया है। हर चीज़ आप कहते हैं ना पैकेज कह रहे हैं, इत्फाक हो जाएगा। मुझे एक बात तो बताइए यासर साहब, आपकी इसी बात में हाँ जी, जो जमात पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है उस जमात से मुकाबला करना मुश्किल है। जो जमात पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है उससे मुकाबला कैसा? एक सादा सी वजह तो है। कोई वजह नहीं है। नहीं है? अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, मुकाबला करना आसान नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये मुकाबला ये पार्लियामेंट के अंदर या बाहर की बात नहीं है। ताहिरुल कादरी का कभी भी कोई शख्स पार्लियामेंट के अंदर नहीं गया था। खुद ताहिरुल कादरी साहब एक दफ़ा गए थे। जब उसका धरना हुआ था आपने देखा था कि क्या हालात हुए थे, याद है आपको? याद है ना आपको? और उसके धरने से पहले क्या हालात हुए थे? आपने इस लाहौर शहर को कितने दिन सील भी देखा था। मॉडल टाउन से कोई गुजरता क्या, उसकी गलियों में जो रहने वाले थे वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। यासर साहब ना बात करें हम वो बात। मुझे एक बात चले बता दें। एक वक्त आया था जब जमात इस्लामी के साथ तहरीक इंसाफ ने कहा था जमात इस्लामी में हम शामिल हो जाते हैं, याद है? उन्होंने कहा जी KPK के अंदर हम आपके शामिल हो जाते हैं जी। इलेक्शन से पहले इनकार हो गया था जी। वजह क्या? मुझे जवाब दे देना वजह। इनको बेहतर मालूम होगा। इनफरादी हैसियत में कहते थे मैदान में उतरना। वजह बहुत से फैसले जो हैं जमात इस्लामी के खुद अपने गले पड़े पड़ेंगे ना गले। फिर आप ये जो हो रहा है ना, अभी भी सारे जितने भी लोग हैं वो यही कहते हैं कि अगर पैचअप होगा तो तभी इनके लिए बका है। इनफरादी तौर पर पैचअप भी हो जाएगा, आप सुन लें। नहीं, पैचअप उन तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होगा, इनका पैचअप हुकूमत के साथ हो जाएगा। हुकूमत झूठा सच्चा लगाकर इन्हें रवाना करेगी वहां से। नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, इस बात को लिख लीजिएगा। इनके साथ वैसे ही पैकेज सारा कुछ तय होगा जिस तरीके से सिंध के अंदर हुआ था। ये एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर किसको क्या मिलता है। मेरी बात को कोई अच्छी समझे कोई बुरा समझे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मुझे बुला ले, किसी मुज़ाकरे में बुला ले, मैं वहां पे ये बात साबित करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे ये तो समझा देना 144 है ना। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कहते हैं कि जनाब 144 है, हम नहीं इजाजत दे सकते। तो फिर किस तरीके से इजाजत हो गई है? किस तरीके से हुकूमतें वज़रा जाके मुलाकातें कर रहे हैं? आज आफत साहब ने क्या गंदम का मसला करें हल, गंदम का मसला। भाई अगर आफत साहब गंदम का मसला हल किए बगैर आते हैं, अगर जमात इस्लामी वहां पर अवाम पर बिजली का बिल जो गिर रहा है इसको खत्म कराए बगैर आती है, अगर सरकारी अफसरान पर लगे टैक्स को खत्म कराए बगैर आते हैं, अगर वहां पर गिरने वाली महंगाई को खत्म कराए बगैर आते हैं, तो फिर तो ये ना हो जी, हुकूमती अखराजात को कम कराए बगैर आते हैं। 1300 सीसी से ज़ायद गाड़ी इस्तेमाल करवाने के बगैर। उसके बाद ये यकम को पता चला ये पेट्रोल सस्ता हो गया और कहते जनाब साड़ी बहादुरी है। और वो तो 15 के बाद जो महंगा होगा फिर किसकी बहादुरी है? फिर कौन जिम्मेदार होगा? जो मेन इश्यूज हैं खत्म करवा के आए ना। अगर आप खत्म नहीं करवा सकते, अगर आप खत्म नहीं करवा सकते, चले आपके मुताबिक इस धरने की विन विन सिचुएशन क्या होगी? कल बताएंगे। अब इस पे नहीं कल बताएंगे आपको। कल आपको ये भी बता देंगे। मुझे सिर्फ आज बता, आज दूसरा राउंड हुआ है मुज़ाकरात का जी। क्या निकला उसमें? कुछ भी नहीं। कल पहले राउंड में कुछ निकला, आज दूसरे राउंड में पहाड़ खोदी जा रहे हैं, पता नहीं क्या निकलेगा। कल दूसरे राउंड में कौन था? आज दूसरे राउंड में कौन कौन था? कल वाले ही नाम थे। कल वाले नाम। तो मुझे एक बात बताए, वजीर खजाना थे? नहीं। अवैस लुगारी सब थे? सर अक्सर औकात माउथ पीस ही जाते हैं सिर्फ मुज़ाकरात करने, जो पैगाम रसां होते हैं पैगाम आके दे देंगे। किन्नू बना दे हो फिर, पागल किन्नू बना दे हो? क्यों मुझसे पंजाबी में मेरे वो बात सुनना चाहते हैं यासर साहब जो नहीं मैं करना चाहता? क्यों मेरे जमात इस्लामी से तल्लुकात आप ख़राब करना चाहते हैं यार? मैं खुद जमीयत का एक अदना सा कारकुन रहा हूँ, बस मैं पैगाम का। क्यों मुझसे आप ये सब कुछ करवाना चाहते हैं? तो माजी के तजर्बात यार मैं मेरे सच आखा थे भजन खाखा डरदी सच ना आखा। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ। अगर मुतालबात इनके हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, वो मुतालबात अवाम के मुतालबे हैं। क्या मुझे बताएं, चले ठहरे ये कागज ना इस तरह करें। बात सुने मेरी, क्या तहरीक इंसाफ के लोगों पर वहां पे लाठीचार्ज नहीं हुआ?
क्यों नहीं रोका जमात इस्लामी ने? तो जमात इस्लामी ये तो वो भी क्लेम करती है कि 1250 बंदा हमारा पकड़ा गया था, 35वें आकर ने की इन्होंने बात की। किसने? वो हुकूमत कहते हैं सिर्फ 35 बाकी रह गया, बाकी छोड़ दिए हैं। आपके अंदर की भी जमीयत नहीं जाती। मेरे अंदर की जी जनाब, मैं आपको वो बात कह रहा हूँ। उन्होंने क्या जनाब, जो 32 के 35 जो है ना, उनकी इन्होंने नजरबंदी के आर्डर कर दिए थे, जिसमें तारक साहब ने कहा वो हमसे गलती हो गई, हम मानते हैं, लेट हो गया, उसको ख़त्म कर देते हैं। बाकी तो उसी रात छोड़ दिए थे जनाब। जब कैसे शरीफ साहब से मैंने कहा था जब प्रोग्राम जनाब आप ख़त्म होगा तो आप जाके देखिएगा आपके बंदे रिलीज़ हुए हैं कि नहीं। याद है आप भी यहीं पे थे? नहीं पता। उम्मीद करते हैं आज अमीरुल अजीम साहब से भी उसका जवाब मांगेंगे, प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, अगर वक्त गुजारी के लिए ना आए तो। अमीरुल अजीम साहब आए, मैं बिल्कुल उनसे पूछूंगा। अमीरुल अजीम साहब, ये सारे सवालात जो मेरे जहन में भी हैं, शायद उनसे जवाब मिल जाए। आप ये बताइए कि हुकूमत वक्त, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं। हुकूमत वक्त में किसका नाम लेना चाहते हैं सर? या नाम लिया करें ना। हुकूमत वक्त में कौन? PMLN नून का कौन, क्या है वो? हुकूमत में क्या है वो? वज़ीर आज़म साहब। उनके पास इख्तियार है कोई? तो मैं यार आप क्यों नहीं? फिर मैं तो इख्तियार वाले की बात करूंगा, आप मुझसे करें इख्तियार वाले की। किसके पास है इख्तियार? आप बताए ना। जब मैं कह रहा हूँ वज़ीर आज़म के पास नहीं इख्तियार है उसके पास, तो किसके पास? जरदारी साहब के पास। जरदारी साहब के पास। अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कब तक खामोश रहेंगे? जिस दिन उन्होंने बाहर जान देता। क्यों मोहम्मद अली दुरानी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की ख्वाहिश है, इजाज़त नहीं है? ख्वाहिश भी है, इजाज़त नहीं है, 2 दफ़ा जाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन जा अपनी हसरतों पे। सुना है एवन फील्ड में वो काम शाम चल रहा है? वो रुकेगा कितनों से? नहीं, अभी तो बड़े पैमाने पे चल रहा है। काफ़ी मेहमान ज़्यादा हो जाएंगे ना। आमदरफ्त बढ़ने वाली। मैं कह रहा हूँ मेहमान ज़्यादा हो जाएंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ, एक वफाकी वज़ीर है, उस वफाकी वज़ीर ने किसी बड़ी इम्पोर्टेंट जगह पे कहा है इस्लामाबाद के अंदर, मैं ये हल्फन कह रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। उसने कहा जनाब हम बड़े संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि अब हम इस बड़े खेल का हिस्सा ना रहे। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ शायद उन्हें समझ आ गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पे डिस्कस करना वो किसी को मज़ीद तक़वियत पहुँचा रहा है और अब आके मौज़ूआत की तब्दीली हो रही? नहीं, पंजाबी का एक फ़िक्र है कि मैं ये नहीं कहता कि यकसर ही उसे नज़रअंदाज करते हैं। मेरा जो ज़ाती ख्याल है, मैंने आज इस पे बड़ी स्टडी की है, बहुत से लोगों से मिला भी हूँ और बहुत ज़्यादा इस पर इंफॉर्मेशन भी ली है। टोल बड़ा पैरा गले पै गया, वजदा भी नहीं तो गलियों उतरता भी नहीं। फटा हुआ ढोल है। फटा भी नहीं, का टोल भी ठीक है, उतरता भी नहीं, और जब बजाते हैं तो अपने ही कान फटते हैं। सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला कोई नहीं, अपने कान फटते हैं। तो अब गले से उतारते हैं तो मरते हैं, पहनते हैं तो गर्दन झुक जाती है इतनी से नीचे कि लगता है कि सजदे में चले गए। ढोल भारी है, ढोल भारी है और इसकी सकत इसे बर्दाश्त करने की कब तक रहेगी? नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल, तज़किरा सिर्फ एक कहानी का करे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। एक वाक़या हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था गुजरांवाला का, कि जिसमें हमने ये बताया कि बिजली का बिल ज़ायद आने पे 2 भाई लड़े और एक दूसरे की मौत की वजह बन गया और वो कोसते हुकूमत वक्त को रहे। एक और कहानी मंजर आम पे आई कि एक 65 साल की खातून, उस 65 साला खातून के गुर्दे जो हैं वो मरज़ में मुब्तला थे। उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक रकम जमा की। रकम जमा करती है, इस महीने बिजली का बिल आ जाता है। देख के उसके आसान ख़ता होते हैं। अपनी बेटी को साथ लेती है, 65 साला खातून, बेटी उसकी 40 साल से ज़ायद उम्र की, बेटी को साथ लेती है, बिल को अदा करती है और जब सोच जहन में आती है कि क्या करूँगी, जो पैसा जमा किया था वो तो दे बैठी, अब क्या करूँगी, ज़िंदगी कर्ब में गुजरेगी, बच्चे देख के मुझे तड़पेंगे, उनकी आंखों में खीरा जो है, खीरा ज़दा माहौल नहीं होगा, परेशानी होगी, और इसी में आके वो एक गंदे नाले में छलांग लगा देती है। उस मंज़र को अपनी आंखों में ज़रा सोचिए, दिमाग के अंदर लाइए कि बेटी बढ़ के माँ का हाथ थामती है, वो गिरते हुए अपना हाथ छुड़वाती और अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। ये मौजूदा मंजरनामा है इस मुल्क का।
राणा साहब, ऐसे इसी पे 20 वाक़यात होंगे, कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ के मकासद पता नहीं चलते। ये जो मकासद हैं, ये हुकूमत वक्त के लिए क्या एक पैगाम नहीं है सन्नाटेदार कि ये तुम्हारे मुंह पे मारा है, ये है तुम्हारी रियाया? या सर, मैं आज का आपको एक इसी तरह का एक वाक़या सुना दूँ। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त को ओ पॉजिटिव खून की ज़रूरत थी, तो मेरा ओ पॉजिटिव खून था, उसने मुझे फ़ोन किया। ये जो आप मुझे देख रहे हैं ना, मैंने बाजू ऐसे किया, तो क्योंकि ब्लड दे के मैं सीधा आ रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं ये आपको ये बता रहा हूँ, ये हकीकतन हल्फन बात बता रहा हूँ। मैं उससे वो मुझे ले गया एक लेबॉर्ट्री में, उसने कहा भाईजान आप हॉस्पिटल जो आएंगे यहीं से आप ब्लड दे दें। मैं शायद किया, घंटा लग गया वहाँ बैठते, जब ओके किया उन्होंने मुझसे मेरा ब्लड लिया। उसी दौरान में वहाँ पे एक औरत आ गई। ये आप अंदाज़ा लगाएं, आप मेरी जगह होते तो आप पे क्या बीतती। आप उस औरत का हाल देखें, खुदा की कसम उस औरत ने कहना शुरू कर दिया, कहा कि डॉक्टर साहब, पंजाबी बोलती थी, ये मेरियां 2 4 6 जिन्नियां बोतलां खून दियां लैने जे लल्लो, मैनूं नहीं पता मेरे खून का की ग्रुप है, तो मैनूं पैसे दे दियो। अच्छा, मैं एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक बोतल देते हैं। अच्छा, उस औरत का कोई हुलिया मांगने वाला भी नहीं था, कोई नशई लगता ना, वो भी नहीं थी, औरत थी, और उसने बाकायदा नकाब किया हुआ था, सफ़ेद पोश नहीं होते। तो मैं क्या, माँ जी तुसी खून क्यों बेचते पे हो, कोई किसी वजह है कोई? पता उसने क्या कहा? उसने कहा बेटा आपकी शादी हुई है? मैं कहा जी हुई है। आपके बच्चे हैं बेटा? मैंने कहा जी है। उसने कहा रात को जब बच्चे सोने से पहले सिसकियाँ लेते हैं, वो कहते हैं माँ भूख लगी है, पेट में दर्द हो रही है, रोटी मिलेगी? तो बाप नहीं है उनका। मैं घरों में काम करती हूँ, एक कमरा है, एक पंखा है, 2 बल्ब हैं, मेरे घर में तो फ्रिज भी नहीं है। 16,000 रुपया इकट्ठा करती थी, 21,000 बिल आया, वो दे दिया। अब मेरे घर में आटा नहीं है, तो मुझे किसी ने कहा कि खून की बोतल बेचो तो पैसे मिलते हैं, तो मैं ये खून की बोतल बेचने आए हूँ। उस बच्चों की सिसकियाँ खून की बोतल से महंगी नहीं है। जैसर साहब, खुदा की कसम मुझे रोने, बिल्कुल मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरा बेटा हसान मेरे साथ था, मेरे वॉलेट में जितने पैसे थे मैंने उसे, वो नहीं दे रही थी, कहती बेटा मैं मांग भी सकती थी। मैंने हाथ जोड़ कर उसे दिए, मैंने कहा जी ये ले जाएं, अगर ज़िंदगी में होंगे तो मुझे वापस कर दीजिएगा, ये मेरा कार्ड है, नहीं होंगे तो मुझे बेशक वापस ना कीजिएगा, लेकिन ये खून ना बेचें। मुझे फिर वो याद आया, वो हमारा शाहिद चौधरी और आप दोनों बड़े अच्छे शायर, वो अक्सर पढ़ता था, डॉक्टर बाऊ सुनिया है तेरी हट्टी ते खून गरीबां दा विकदा है। डॉक्टर बाऊ सुनिया है तेरी हट्टी ते खून गरीबां दा विकदा है। मेरे लक च सुइयां ला के एक एक कतरा खून दा लल्ला है। मेरे लक च सुइयां ला के एक एक कतरा खून दा लल्ला है। बच्चे रात दे भुखे ने थोड़ा जिहा आटा दे दे। डॉक्टर बाऊ सुनिया है हट्टी तेरी ते खून है विकदा। ये मुझे वो शेर याद आ गया। अब हाकिम वक्त इस बात को बताए कि क्या रोज़े महशर उस औरत के इस चीज़ की, उस औरत के रोते हुए बच्चों की, उस गंदे नाले में गिरने वाली अम्मा जी का, उस बाई के हाथों कत्ल होने वाले बाई की, इसी तरह सैकड़ों ऐसे घराने जहाँ पर अब रोटी नहीं पकती, जहाँ पर भूख का नंगा नाच होता है, जिन घरों के अंदर रोज़ाना लड़ाई होती है, जहाँ पर लोग अपनी अस्मतें बेच रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? ये हाकिम वक्त देंगे, उनके सरप्रस्त देंगे, उनके सहूलतकार देंगे, उनको लाने वाले देंगे, चाहे 47 वाले हों, 45 वाले हों, ये सब के सब देंगे।
वो कितनी मजबूर औरत है, कितने दिन से उनके बच्चे रो रहे होंगे और वो अपना खून बेचने आ रही। कितनी माएँ हैं जिनके खून इस तरह बिकते होंगे, कितनी माएँ हैं जिनकी अस्मतें इस तरह बिकती होंगी। कौन अपनी औलाद को भूखा रहने देता है? रहने देता है किसी को? सोने देता है कोई? पूछो इनसे, इन अमीरों के घरों के तो कुत्ते उनसे बेहतर खाना खाते होंगे। आपने एक मिसाल सुनाई है, खुदा की कसम इन्हें लेके जाओ। मैं तो कहता हूं इन्हें पकड़ें, इन्हें लेकर चले बाजार, इन्हें मार्केटों में लेकर चले, इन्हें गली कुचों मोहल्लों में लेकर चले, इन्हें दिखाएं घरों के अंदर जाके कि जाओ जाके किस घरों के अंदर जाके देखो, लोगों ने खाली पानी डाल के चूल्हे के ऊपर पानी रखा हुआ है एक हंडिया में कि औलाद को हौसला रहे, इंतजार करते हैं। मुझे खुदा की कसम उस औरत ने यह बात भी की। उसने कहा एक दिन ये आलम हो गया था को सवैयाँ टूटे पुट्टे बर्तन बेचने वाले नहीं होते जिनको लोग पंजाबी में शामपुरा कहते हैं, खुश्क रोटियाँ कहती हैं मैंने वो खुश्क रोटियाँ ली उसे खुदा का वास्ता देकर, और उसके दिल में रहम था कि उसने मुझे वो खुश्क रोटियाँ दे दी। मैंने गीली की, जाके गीली करने के बाद उन रोटियों पे सिर्फ मिर्चें लगाई, हल्का सा नमक लगाया और मैंने वो उनको दी बच्चों को, और बच्चों ने समझा कि उनकी ईद हो गई है। कहां जाएंगे हम? कहां अब तो वो ज़कात देने वाले मुझे नजर नहीं आते। अब तो शायद वो ज़कात देने वाले खुद ज़कात लेने वाले बन गए बेचारे। कहां है अर्ज़ो समा का खालिक के चाहतों की रगें कुरेदे, बस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे, उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल जिसमें कशमकश इस हद तक है, रस्साकशी इस हद तक है कि उसी रस्साकशी में हम शायद बुनियादी मसाइल जो हैं उससे सरफ़ नज़र कर चुके हैं और हमारी तरजीहात में बहुत सी और चीज़ें शामिल हो गई। हम एक दूसरे को गिराने, एक दूसरे को आंख का तारा बनाने, किसी को साथ बैठाने और किसी को साथ से उठाने की बातें कर रहे हैं, और हमें ये नहीं पता कि हमने कौम को किस हद तक पीछे छोड़ दिया। हम जाने किस बस में सवार हो चुके हैं कि जिसकी सवारियां जो हैं वो सिर्फ शहर इक़्तिदार के दाखिली रास्तों की तरफ ही जाती हैं, वो खारजी रास्ते से और बहुत से अवाम को वहाँ से निकालने के दर पे हैं। हम किस समत को गामजन हैं, हमारे गोल क्या हैं, दुनिया की तरजीहात क्या हैं और हमारे इक़दामात क्या हैं, हमारी सियासत किस तर्ज की हो चुकी है और यही तर्ज सियासत मुस्तकबिल में हमें कौन से रास्ते पे गामजन करेगी। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर सियासतदान अब्बास अफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बास अफरीदी साहब, इस वक्त धरना जो हो रहा है, उस धरने में जो मुतालिबात रखे गए वो रखे गए कि IPPs 52% पाकिस्तानी, उनको क्यों कैपेसिटी पेमेंट्स की जाएं। उसमें बात की गई कि अखराजात हुकूमत ख़त्म करे, अपने कम करे, और उसके साथ 1300 सीसी गाड़ी, कोई भी वजीर हो उसको बड़ी गाड़ी ना दी जाए, फिर बिजली के बिल कम किए जाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बजट में हुकूमत ने रखने की तगोदो की। अब ये मुतालिबात जो हैं ये उस तगोदो के मुकाबले में किस हद तक मजबूत है और इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम देखें 1992 से 2002 तक, जब हमारा मुल्क एक सही पराये पे जा रहा था सब कुछ, इसमें ये IPPs आ गए। और आप जितनी लीडरशिप को देखें, जो वाटर एंड पावर के मिनिस्टर रहे और सेक्रेटरीज रहे, अगर उनसे एहतसाब को शुरू किया जाए, अगर वो आफ्ताब अहमद शेरपायो थे, लियाकत अली जोतोई थे, राजा परवेज अशरफ हैं, सैयद नवीद कमर हैं, चौधरी अहमद मुख्तार हैं, मुसद्दिक मलिक हैं, ख्वाजा आसिफ है, उमर अयूब है, अगर आप इस लिस्ट को देखें तो सारी पार्टियों की सीनियर लीडरशिप ये मिनिस्ट्री की है इन्होंने। इसी तरह जो सेक्रेटरीज रहे हैं वो मेन सेक्रेटरीज रहे हैं, मतलब जो लीडर के साथ सबसे नजदीक आदमी है उसको ये मिनिस्ट्री दी गई है कि अगर पार्टी को फंड भी देना है तो IPPs को अगर 2000 अरब रुपए दिया जाता है सालाना, अगर वो 200-300 अरब तकसीम करता है, लोगों में बांटता है पार्टी फंड के नाम से मुख्तलिफ इशू, तो ये मुल्क तो तबाह और बर्बाद। हमने अभी फैसला करना है कि या तो हम ये 100 आदमियों को पालेंगे या हम 25 करोड़ आवाम का खैर करेंगे। एक यूनिट लोग कहते हैं 70 रुपए, 70 नहीं है। अगर हम हाइडल को हटा दें, हम विंड को हटा दें, हम इस बास्केट को खाली IPPs पे ले जाएं तो ये 100 रुपए से भी यूनिट ज्यादा है।
अगर हम इस वक्त ताजिकिस्तान से, कजाकिस्तान से, ईरान से किसी मुल्क को भी बोलें कि हमें बिजली दें और सारा लाइन आप बिछा दें, 50 रुपए से ऊपर नहीं पड़ेगा हमें पूरे मुल्क में। अगर एक मुल्क से हम इंपोर्ट करें बिजली, यकीन माने वो 50 रुपए की होगी। आपने वाकई लीडर्स को मुल्क से ऊपर कर दिया गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी जमातों की सबसे ज़्यादा हुकूमत रही है। दोनों सियासी जमातों का आपने जिक्र भी कर दिया। इस वक्त भी एक रास्ते की रुकावट कोई नहीं है, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत से लोग एक पेज पे हैं, तो फिर अब इस काम को करने में देर किस बात की? इसमें देर ये है कि जब सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी बैठते हैं ना, बाबू साहब बैठता है, बाबू साहब जब उनको ब्रीफिंग देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, सारे इदारों को, वो कहते जी इससे हमें इतना मसला बन जाएगा, ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, फिर हमें इतनी प्लेंटीज लगेंगे। ये सारा फेक तस्वीर दिखाई जाती है कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में। मुझे आप बताएं, कोई इनमें से एक ऐसा है कि जो अपने करोड़ों डॉलर की बाकी इंडस्ट्री और अपने स्टेट के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाए? नहीं जा सकते। ये मौका है कि आप इनको बैठाएं, बोलो जो हनीमून पीरियड था आपने ले लिया, आपने अपने मुल्क को लूट लिया, मुल्क में और सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, आप इसको दोबारा हम बैठते हैं, इसको आप 30-30 रुपए यूनिट नीचे ले जाएं, आपने अपना पे बैक ले चुके हैं, आप अपना प्रॉफिट कमा चुके हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान काम है। लेकिन अगर पूरा माशरा करप्ट हो जाए, पूरे लोग ही करप्शन की तरफ लग जाए, ईमान ही 100 अरब 200 अरब रुपए का रह जाए, तो IPPs वाले उसको तकसीम करके क्या जरूरत है उनको कि अपना रोजी धंधा बंद करें। आप अच्छा अब्बास खान अफरीदी साहब, अगर मफरूजे के तौर पे बात कर लेते हैं, 30 रुपए फी यूनिट वो नीचे ले जाते हैं IPPs वाले, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो हम उनकी कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं और दीगर जराए की कितनी इस्तेमाल करते हैं? मैंने तो आपको यही बता दिया कि अगर वो 30 रुपए यूनिट भी सस्ती कर दे, आपकी इस वक्त कैपेसिटी डबल है बिजली की। आपके मुल्क में मिसाल आपको 24,000 28,000 चाहिए बिजली, आपके साथ 42,000 मेगावाट बिजली है। आपने जो इनके पैसे दे चुके हैं, जिनको बंद करना है उनको बोले ये बंद कर दें, जिनको चलाना है जो लो कॉस्ट की है, जो आपको लो कॉस्ट पावर पड़ते हैं, जो इसमें गैस चाहिए, जो ये लोग फ्यूल से चलाते हैं, उन सबको बंद कर दें और लो कॉस्ट पे ले जाएं। उसके बाद अपने आइडियल पे जाएं, आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, आप जो एक्सपोर्टर अच्छे बन जाएंगे। सबसे बड़ी आवाम को जो इस वक्त परेशानी है, जो मिडिल क्लास है, एक तरफ आपने तनख्वाहों पे टैक्स लगा दिया, दूसरी तरफ आपने उनको नचोड़ दिया। आपसे मैं एज अ पाकिस्तानी, मैंने क्यों सियासत छोड़ी, पार्लिमानी सियासत, मैंने क्यों नून लीग छोड़ी? मैंने एक्सेल लोड का केस किया, 12 साल जस्तजू की, 4 अरब डॉलर सालाना उसका नुकसान होता है मुल्क को, 25 से 30 हजार लोग मरते हैं। ये इतना बड़ा IPPs की तरह का केस है, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब रिश्वत पे आदत हो गए। जिधर जाओ पूरे अफगानिस्तान में खाली 3 कांटे हैं, कोई 1 किलो एक्सेल लोड की वायलेशन नहीं होती। पाकिस्तान में इस वक्त 220 कांटे हैं। और कमाल की बात आपको बताऊं, करप्शन दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन का केस बताऊं कि जो कांटे हैं उनको गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट पैसे देती है कि ये पैसे आप लें और आप ये इधर करप्शन करें, इधर कौम को लूटें, इधर वायलेशन करें। अगर आपको पता हो, पिछले हफ्ते कुवाट इंडस हाईवे पे 2 एक्सीडेंट हुए, 5-5 10-10 आदमी मरे। आप यकीन माने, मैंने उस पे पर्चा FIA में भी दिया, पुलिस में भी दिया कि ये कांटे वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। मुझे कहते हैं जी हम नहीं कर सकते, हम ये काम नहीं कर सकते। पुलिस भी बेबस, DC भी बेबस, कमिश्नर भी बेबस। मैं कहा अल्लाह के बंदो, तो आप लोग की ड्यूटी क्या चीज है? तो अभी मैं 3 तारीख को जनूबी अजला के इंडस हाईवे को बंद कर रहा हूं और उधर धरना दे रहा हूं, लोगों को जमा कर रहा हूं कि जब तक आइस और कोक सरेआम हमारे कुआट में, हमारी बच्चियां, स्कूल, कॉलेज, ये बंद ना हो, एक्सेल लोड इंडस हाईवे पे नहीं लगेगा, IPPs के लिए बात नहीं होगी, इंतजामिया बात नहीं करेगी, गैर मुअय्यना मदद तक हमारा इंडस हाईवे बंद रहेगा। खुदा करे वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, खुदा करे मुझे जेल में डाल दें या फांसी पे लटका दें। अच्छा अब्बास खान अफरीदी साहब, आपका बड़ा गहरा तल्लक मुस्लिम लीग नून से रहा है, क़यादत से बड़ा गहरा तल्लक रहा है। आपने ये सारी बातें उनको भी समझाई होंगी,
उनकी समझ में नहीं आया या वो भी माफिया के साथ मिल गए? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। मैंने ये सारी चीजें लिख के दी नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने मेरे सामने PSPM प्राइम मिनिस्टर हाउस भिजवाई, शहबाज साहब को भिजवाई, मुसद्दिक मलिक को भिजवाई और ख्वाजा आसिफ को भिजवाई, एहसन इकबाल को भिजवाई कि अब्बास जो कह रहे हैं ये सही कह रहा है, हमने लोगों के मसाइल हल करने हैं और ये चीजें इनके साथ बैठ के हल करें। आप यकीन पे भरोसा करें कि किसी ने इतने बड़े नहीं बोला कि अब्बास आप आओ कि ये जो इश्यूज हैं, अवामी इश्यूज हैं, अवामी प्रॉब्लम्स हैं, मुल्क की तबाही है, इसको हम हल कर ले। किसी ने कान तक नहीं धरा। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया हूं। एक्सेल लोड और कंटेम्प्ट का केस मैंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद से जीता है, कराची से जीता है, पेशावर में जीता है, उसके बाद कंटेम्प्ट में जीता। यकीन माने अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस है जो लग नहीं रहा है, जब लगेगा तो उसमें वकालत भी मैं खुद कर रहा हूं। मैं, आप यकीन माने, ये मुल्क एक ऐसे दराये पे चला गया है। यहां जो नौजवान नस्ल है, अगर उसका बंदोबस्त नहीं किया गया, एक चीज आप याद रखें, हर एक चीज का बंदोबस्त हो सकता है, भूख का नहीं हो सकता। और खासकर वो भूख जब आपकी माँ भूखी हो, आपकी बीवी भूखी हो, आपकी बेटी भूखी हो, आपका बच्चा भूखा हो। अगर ये भूखा हो, वो फिर किसी को नहीं देखता, ना आइन को देखता है, ना आपके सरकारी इदारों को देखता है, ना आपके इदारों को देखता है, ना कानून और आइन को देखता है, ना पुलिस को देखता है। वो खाली अपनी हया और इज्जत और अपनी भूख को देखता है। इस वक्त पाकिस्तान में वो हालात आ गए। एक तरफ आप अपने साथ वाले मुल्कों को देखे, उनकी तरक्की देखे, अफगानिस्तान को देखे, आपका 4 रुपए उनका 1 रुपए, जिसको 40-50 साल वहां जंगे रही। और 50, इसका मतलब क्या हुआ कि जंग मुल्कों को तबाह नहीं करते। मुल्क को जो है कौमें जब इखलाकियाती तौर पे तबाह हो जाती है तो वो मुल्क तबाह हो जाता है। आज हमारी गिरावट देखने में आती है, तब मुल्क की गिरावट देखने में आती है। और भूख जो है वो तहजीब के आदाब भुला देती है। तो जब तहजीब के आदाब भूले हों तो फिर इकदामात उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास खान अफरीदी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अमीरुल अज़ीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीरुल अज़ीम साहब, लोग सवाल करते हैं कि दूसरी जमातों के लिए दफ़ा 144 भी है, दूसरी जमातों के लिए रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर अदालत के अंदर जमा करवा रहे हैं कि यहाँ पे सिफारत खाने मौजूद हैं, सुफरा मौजूद हैं, 5 लाख लोगों की नकलो हरकत होती है, तो हम इनको इजाज़त नहीं दे सकते। वो सवाल करते हैं कि जमात इस्लामी अगर धरना दिए बैठी है तो जमात इस्लामी किस पावर के तहत धरना दिए बैठी है? अपने कारकुनों की पावर की बुनियाद के ऊपर। उन्हें मालूम है कि ठीक है, इनके कुछ PTI के वर्कर्स जेलों के अंदर मौजूद है। जाहिर है कि PTI के पास वोट बैंक बहुत बड़ा है, लेकिन उनके पास चेन ऑफ वर्कर्स उस तरह से नहीं है। इमरान खान जब भी कहीं आएगा लोग उसके साथ आ जाएंगे। इमरान खान के बगैर, जाहिर है, मैं उन पर कुछ तनकीद नहीं कर रहा, हर पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर है। हमारे पास वोट बैंक नहीं है, हमारे पास वर्कर हैं। हम कोई इजाजत लेके नहीं बैठे हुए, हमने धरना दिया है। हमने तो जाहिर है कि 5 धरने उस दिन लगाए हैं, डी चौक पे भी पहुंचे हैं, बाकी जगहों पे भी। हम अगर डी चौक में भी पहुंचना चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हमने कहा है कि हमने तो मसला हल करना है, हमको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने नहीं आए। हमने कोई अखबार की सिर्फ सुर्खियां नहीं पैदा करनी एक दिन के लिए। हम एक लंबा प्रोग्राम करके आए हैं और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जारी रहेगा। अमीरुल अज़ीम साहब, आपके मुज़ाकरात कल भी हुए, आपके मुज़ाकरात आज भी हुए, आपके जो मुतालबात हैं, कल भी आपके मुज़ाकरात जिनके साथ थे कोई मुतलका वज़ीर नहीं था, और आपके मुज़ाकरात से पहले वज़ीर ख़जाना भी इस्लामाबाद में थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आपको पता है। आज भी आपके मुज़ाकरात हुए, तो आपके मुज़ाकरात जिनसे होने चाहिए अभी तक तो उनसे नहीं हुए। अच्छा, बात सुनिए कि मुज़ाकरात वाली बात नहीं है। चूंकि हुकूमत की तरफ से पेशकश आई तो हमने कहा जी ठीक है, तमाम हुज्जत कर लेते हैं। हमने सिर्फ एक ही मुज़ाकरा किया है, आज हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हमने कल उन्हें अपनी धरने की सारी तफसीलात बयान कर दी है कि ये 3 बड़े मुतालबात हैं, उसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बुनियादी मुतालबा है कि IPPs के सरचार्ज, कैपेसिटी सरचार्ज खत्म करो। ये जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सैलरीज के ऊपर आपने नया टैक्स इम्पोज कर दिया इस बजट में, ये खत्म करो। और तीसरा ये है कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपने एक नया टैक्स लगाया, इससे पहले ही ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ता चला जा रहा है, आप मजीद उसके अंदर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को कंज्यूमर सोसाइटी बनाना चाह रही है। 3 बुनियादी मुतालबात हैं, उसके साथ जुड़े हुए कुछ और चीजें भी हैं किसानों के लिए, ट्रेडर्स के लिए। लेकिन इन 3 पर, जिस पर उन्होंने ये कहा कि जी हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, एक टेक्निकल कमेटी बनाते हैं, हमने कहा किसी टेक्निकल कमेटी की हमें जरूरत नहीं है। आपने कोई इनपुट लेना तो आप ले लें,
आप हमें बताएं कि आप इन चीजों को किस तरह से हैंडल करेंगे। अब ये जिम्मेदारी उनके पास है, गेंद उनकी कोर्ट में है। अगर वो नहीं करेंगे तो ठीक है, अवाम को पूरा इत्माम हुज्जत जो है वो हमारी तरफ से पहुंच जाएगी कि हमने किसी के इस मुज़ाकराती अमल को झटका नहीं है। बहुत शुक्रिया अमीरुल अज़ीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।